सीन शूट करना है जो इतना भारी हैवी इमोशनल एक्शन सीन है जिसमें ये आपके एक कैरेक्टर की डेथ होने वाली है। बहुत टाइम लगा एक्सेप्ट करने में कि शादी हो गई, बिकॉज हम सब बाहर से ही आए हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, मतलब। और मेरे से पहले बड़े बड़े अब ए लिस्टर स्टार। 12वीं में मेरी प्रिंसिपल ने बैन कर दिया था कि इसको अलाउ मत करो कुछ भी करने में, वरना ये क्लास में ही नहीं जाता है। बहुत बुरा लगा, मतलब लिटरली लोगों के ऐसे टीयरी आइड हो जाते हैं। चीता ने बहुत हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। दिस इज़ मी अंपिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। एंड आज हमारे साथ है प्रियांशु, जो मिर्ज़ापुर 3 से इतना ज़्यादा लोगों का दिल मतलब रुला दिया है इन्होंने। तो इस बार रुला ही दिया है सच में। कैसे हैं प्रियांशु आप? थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब वही है, बहुत मिक्स फीलिंग है। इस तरह का रिलीज़ जो हुआ है ये सीज़न 3, और अभी जो हम बात ही कर रहे थे कि लोग खुश हैं कि एक ऐसा सीज़न आया, लेकिन पर्सनली जो रॉबिन के हार्डकोर फैंस थे वो बोल रहे हैं कि यार ये ठीक नहीं है इस बार। ये भी ठीक ऐसे पूरा स्लोगन ही बदल। हैशटैग इनफैक्ट वायरल हो रहा है, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, वो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि वो इतना प्यार था एक कैरेक्टर के साथ, और जिस तरीके से रॉबिन गया है, और रॉबिन बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। मेरे लिए भी था जब मैंने पहली बार कहानी सुनी थी, और अभी भी हिट करता है। वो लोग बोल रहे हैं कि 8वें एपिसोड के बाद तो आगे नहीं बढ़ पाए, या लोग बोल रहे हैं कि यार ये सीज़न 4 में हम नहीं सुनेंगे, इस कैरेक्टर की आवाज़ नहीं सुनेंगे, इसको नहीं देखेंगे। आई थिंक वही है, वो एक प्यार दिखता है तो आप एक तरीके से खुश भी हो क्योंकि लोगों का प्यार था, एक कैरेक्टर था जिसके साथ लोग बहुत अच्छे सुंदर तरीके से जुड़े थे। बट एट द सेम टाइम वो एक सेल्फिश नेचर जो है कि एक एक्टर का, कि मैं मिस करूँगा रॉबिन को प्ले करना। यस। प्रियांशु, आपने कैरेक्टर तो बहुत किए, बट पहली बार मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है कि आपको खुद इतना बुरा लगा है कि हाँ, आपका कैरेक्टर अब आगे नहीं दिखाया जाए। कितना कनेक्ट हो गए थे आप इस कैरेक्टर से? ये एक्चुअली पहली बार है कि मैंने किसी भी कंसेक्यूटिव सीजन में एक कैरेक्टर को आगे प्ले किया है। इससे पहले मैंने कोई ऐसी सीरीज़ नहीं करी थी जिसमें मुझे दो कहते हैं ना, एक सीज़न से दूसरे सीज़न में उस कैरेक्टर को ले जाने का मौका मिले। तो आप सोचिए कि उसको मैंने काफ़ी साल पहले प्ले किया था। ऑफ कोर्स बीच में बहुत सारी चीज़ें करी, लाखोट किया, पीपा करी, रश्मि रॉकेट, ये सब तरह तरह के आप कैरेक्टर्स प्ले करते हो, फिर आप फिर इस कैरेक्टर के पास जाते हो। और इस बार मुझे याद है कि क्योंकि मैंने कभी ऐसे किया नहीं था, आई एम श्योर अली, श्वेता, इन लोगों के लिए तो तीसरी बार था, मेरे लिए तो दूसरी बार था। मैंने तो जाके वापस अपनी फुटेजेस देखी थी, मैंने वापस आगे अपने सीन्स देखे रॉबिन के, और फिर आप रियलाइज़ करते हो कि कितनी तरह तरह की चीज़ें थी, मज़ेदार चीज़ें थी इस कैरेक्टर में जो लिखी हुई हैं, जो गुरु के साथ करने में मुझे मज़ा आया। तो आई थिंक वही कनेक्टेड तो हो गए थे। मैं सबको वही कहता रहता हूँ कि रॉबिन बनने से पहले तक मैं कलर्स मुझे पसंद थे कपड़ों में, लेकिन मैं बहुत सॉलिड कलर के कपड़े पहनता था। और जब से मैंने वो प्रिंटेड शर्ट्स पहनी और जब से प्रिंट पहनना शुरू किया, मुझे पसंद आया और मेरे को लोगों ने पसंद किया, और मैंने खुद को भी देखा, मुझे अच्छा लगा। अब मैं सिर्फ प्रिंट्स ही पहनता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है प्रिंट शर्ट्स पहनने में। तो एक सर्टन सेंस आप हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ तो लेके जाते हो। अब और जब आप इतना ज़्यादा एक कैरेक्टर को प्ले कर लेते हो तो रह तो जाता है आपके साथ। ऑल्सो मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे, कुछ कमेंट्स भी मैंने रीड किए थे। क्या आप खुश हैं, मतलब जो आपका कैरेक्टर था रॉबिन का, क्या मेकर्स ने उसे अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया है? मतलब जितने 3 सीज़न हो गए, आप कहीं से कुछ कमी लगी है? एक लुक में पहली बार जब मैंने कहानी सुनी थी, या जब आप देखते हो शो को, फिर ऐसा लगता है कि यार और भी हो सकता था, यहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। तो वो तो अगर मैं कहूँगा वो एक सेल्फिश नेचर से आता है, बिकॉज आप बहुत कनेक्टेड हो उस कैरेक्टर से, आप बहुत लाइक करते हो उसको, और एज एन एक्टर आप चाहते हो कि आप ये दुनिया ना छोड़ो। एक तो मिर्ज़ापुर की दुनिया इतनी कमाल की है, और जो मैं कह रहा हूँ एज एन एक्टर वो भी है कि उन लोगों के साथ काम करने का मौका, आप आई डोंट नो अब आगे कैसा होगा, आई एम श्योर। मतलब गुरु के साथ तो मैं कर ही रहा हूँ, आई एम डूइंग अ न्यू शो विथ हिम करंटली, हम लोग शूट कर रहे हैं। लेकिन वो एक वर्ल्ड जो है, दुनिया आप नहीं छोड़ना चाहते हो, वो कैरेक्टर नहीं छोड़ना चाहते हो। आई थिंक रॉबिन एक वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, जिसको मैं तरह तरीके से खेलता था, उसके साथ बड़ा मज़ा आता था मेरे को रॉबिन के साथ काम करने में। मेरे को रॉबिन के साथ तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं दो अलग लोग हैं, लेकिन हो जाता है समटाइम्स। आप अपने कैरेक्टर को एक कैरेक्टर जैसे ही देखते हो। मैं तो निकल जाता हूँ उस कैरेक्टर से बाहर, और फिर मैं अपने आप को देखता हूँ काफ़ी सालों के बाद कि यार ये कैरेक्टर कैसे मैंने प्ले किया। पर हैविंग सेड दैट, आप हाँ मतलब एक्सप्लोर कर सकते थे, पर ऐसे तो फिर बहुत सारी कहानियों में मुझे भावेश जोशी के टाइम में लोगों ने बोला था कि यार आप इंटरवल में मर गए, आपको आगे और होना चाहिए था, एंड आपको लगता है हाँ मुझे और भी करना था भावेश में, किसी और फिल्म में या किसी भी सीरीज़ में, हाँ मुझे और भी होना चाहिए था, या ऐसे भी कैरेक्टर जा सकता था। तो फिर वैसे तो 50 तरीके हैं, बट ये मेकर्स ने ऐसा सोचा है, और मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मुझे लगता है कि गुरु ने बहुत गट्सी मूव किया था कि एक रॉबिन जैसे कैरेक्टर को, जिसको
होपफुलनेस आप उसके थ्रू दिखा रहे हो, वही एक बंदा है जो सही चीज़ कर रहा होता है इस बार। सब तो रिवेंज ले रहे हैं या षड्यंत्र रच रहे हैं, गद्दी चाहिए। ये सही चीज़ें करते करते वो दिखाने की कोशिश थी कि मिर्ज़ापुर में प्यार करने में बैठोगे तो कुछ तो गवाओगे, और इस बार वो अपनी लाइफ ही गवा देता है। करेक्ट। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस दिन आपने इनकाउंटर का जो शूट किया था उस दिन आपका बर्थडे था। हाँ करेक्ट, बहुत ही आयरनिकल था यार। मतलब वो जब आपको एक्सप्लेन किया गया होगा सेट पर कि हाँ आज आज ही ये करना है, उस वक्त आपके लिए कितना शॉकिंग था वो, बिकॉज बर्थडे स्पेशल डे भाई। आई नो, और हमने केक भी काटा उसके बाद पूरे यूनिट ने, और पूरा नाइट शिफ्ट था, तो केक काटने से तो शुरू हुआ है रात, और अब आपको सीन शूट करना है जो इतना भारी हैवी इमोशनल एक्शन सीन है, जिसमें ये आपके एक कैरेक्टर की डेथ होने वाली है। तो सब वही बोल रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि एक एक्टर का बर्थडे लेकिन उसके कैरेक्टर का डेथ डे है लिटरली, वैसा दिन था। तो बड़ा अजीब सा होता है, पर मुझे लगता है हम लोग तो बहुत मज़े में काम करते हैं। हम सब इतने एज अ फैमिली जो है मिर्ज़ापुर की, अली है, उस दिन तो हर्षिता, शीबा जी, गुरु, बाबा, ऑल ऑफ अस वी रियली एंजॉय वर्किंग विद ईच अदर, एंड वो इतना कंफर्टेबल बना देते हैं, सब कुछ ही सुंदर होता है उनके साथ। उस सीन से पहले या उस सीन के बाद में आपके मतलब को एक्ट्रेस के साथ, मतलब अली के साथ में क्या डिस्कशन हुआ था आप लोगों का? इतना नहीं करते हम, जो स्पेशली ऐसे वाले सीन्स होते हैं ना। मैं गुरु से बातें करता हूँ, थोड़ा बहुत डायरेक्टर से बातें करता हूँ। इट्स नाइस टू सी कि दूसरा एक्टर क्या लेके आएगा और वो उसको सरप्राइज रहने दो। मुझे एटलीस्ट वो मज़ा आता है कि मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहता कि वो दूसरा एक्टर क्या करने वाला है। और जब मैंने और रिहर्सल होती है तो तब पता चल ही जाता है। रिहर्सल में आप देख ही लेते हो, और थोड़ा बहुत टेक्निकल भी होता है क्योंकि एक्शन इन्वॉल्व है, टेबल टूटना है, ये सब होना है, वो सब। पर जब जो जो मूड है उस सीन का, और मुझे लगता है उस सीन से पहले जो मूड था, जो सीन हम सिर्फ तीनों के बीच में बिल्ड होता है, जब मैं डिम्पी को सॉरी बोलता हूँ और शीबा जी लास्ट टाइम, फिर हम जब वो मुझे माफ़ कर देती है रॉबिन को, डिम्पी, और शीबा जी लास्ट जो उनकी मम्मी है वो ये भी ठीक है बोल के हमको हक करती हैं। एक्चुअली आखिरी ये भी ठीक है उन्होंने बोला है शो में, मैंने, रॉबिन भी नहीं बोलता है, वो बोलती हैं। एंड वो जो इतना सुंदर मोमेंट बनता है ना, आई थिंक वो उसकी वजह से और आपको हिट करता है जब वो सीरियसनेस आती है। आई थिंक वो लिखा ही इतना सुंदर था, और कमाल के जब एक्टर्स होते हैं आपके साथ तो वो बन जाता है, सीन बन जाता है। यस। ऑल्सो डिम्बी के लिए जो आपका प्यार दिखाया गया है, रियल लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको? कोई था आपकी लाइफ में ऐसा जिसके लिए आपको इतना प्यार रहा? था, मतलब था और है, मतलब जो जो मेरी वाइफ है वंदना, जो अभी वो भी एक्टर ही हैं, हम मिले थे ऑन स्टेज काम करते करते। ये सेम यही वाली फीलिंग थी, मतलब जैसा आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो वंदना जी के साथ आपका वंदना सेम जी के ही साथ केमिस्ट्री है। सेम ही है, मतलब सेम क्या, उससे ज़्यादा है इनफैक्ट, क्योंकि वहाँ तो मैं रियल प्रियांशु जो है और रियल वंदना जो है, हमने इनिशियली जब हम एज एक्टर्स मिले थे स्टेज पे तो मुझे बड़ी पसंद आई वो, और फिर धीरे धीरे वो होता है ना, वो परस्यू भी किया है मैंने। एंड हाँ, अब तो इतने साल डेटिंग के बाद अब शादी भी हो गई हमारी 3 साल से। हम ज़्यादा दोस्त ही हैं, हम बहुत क्लोज हैं, पार्टनर्स हैं हर चीज़ में। हमारी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बट एवरीथिंग वो हम बहुत अच्छे से बैलेंस करके जाते हैं। दोनों एज एक्टर्स बहुत सीरियस हैं अपने काम को लेके, हम लोग का देखने नज़रिया बहुत सेम है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7 साल डेट किया था आप लोगों ने, उसके बाद शादी की थी। हाँ, 7 साल का, हम 2013 से, हाँ करेक्ट, तो एब्सोल्युटली। कैसी मतलब बॉन्डिंग कैसी थी आप लोगों की, एंड शादी के बाद क्या चेंजेस आए आप दोनों के रिलेशनशिप में? बिकॉज मैंने सुना है कि डेटिंग के वक्त अलग ही चलता है रिलेशन, एंड शादी के बाद अलग ही जोन में चले जाता है। हाँ, पर पता है जब हम लोग डेट भी कर रहे थे तो डेटिंग करते करते साथ में बड़े हुए हैं लिटरली। अगर आप देखो तो हम लोग शायद मिले होंगे जब हम 20s में थे और अब 30s में है। जब तब हमने काम करना शुरू किया ही था, हम दोनों के दोनों ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और हम एक ट्रैवलिंग शो में मिले, तो आई थिंक वो एक बॉन्ड बिल्कुल वैसे बना कि एक दूसरे को समझे बिल्कुल रियल सेल्फ में, और अभी भी एक दूसरे के साथ रियल रहते हैं। कुछ मतलब हमें एक दूसरे के जस्ट बिकॉज हम पार्टनर्स हैं तो वो बोलते हैं ना कि वो एक मास्क लगा के रहने की ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली वो हेल्प भी करता है क्योंकि मेरी जो इतनी भी कमियाँ हैं मेरे को बहुत अच्छे से पता चलती है जब वो वंदना मुझे क्लियरली बताती है, जब मैं उसको बताता हूँ। अब वो चाहे प्रोफेशनली हो, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर एक्टर्स सेम इंडस्ट्री में, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड शादी के बाद कुछ बदला नहीं फ्रैंकली, हम लोग को बहुत टाइम लगा एक्सेप्ट करने में कि शादी हो गई, बिकॉज ऑलरेडी इतने साल साथ में थे, तो आई थिंक वो ऑलरेडी कनेक्शन वहाँ बन गया था। ये शादी एक फॉर्मल टच हो जाता है फैमिलीज़ के लिए, हम सब के लिए, एक सोसाइटी के लिए बस। अदरवाइज वी आर स्टिल द सेम, हम दोनों अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। यस। बाकी के जो एक्टर्स हैं, मतलब 3 सीज़न कर लिया आप लोगों ने साथ में, शुरू से लेके अब तक वो बॉन्ड कितना गहरा हो गया है?
काफ़ी अली, श्वेता एंड श्रेया जो सीज़न 1 में थी, मैं तो सीज़न 2 में आया। हम लोगों ने थिएटर भी किया हुआ है पहले, तो हमने प्लेस किए हैं पहले। ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस कम फ्रॉम द थिएटर बैकग्राउंड। एंड मैंने, अली ने बहुत पहले एक प्ले किया है बाय वन यूके डायरेक्टर रजित कपूर, रेज प्रोडक्शंस ने उसको प्रोड्यूस किया था। मैंने और श्वेता ने एक प्ले किया है जो आकाश खुराना ने प्रोड्यूस किया था। तो हमने एक बच्चों का नाटक भी किया हुआ है, मैंने, श्वेता ने। मैं और श्रेया एक प्ले करते हैं जो मतलब इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग रोम कॉम प्ले है। अब चांस नहीं मिलता इतना करने का, ट्राई कर रहे हैं कि थिएटर भी होता रहे साथ साथ, लेकिन आई थिंक सबके सब इतने बिजी हो गए हैं, स्पेशली OTT और फिल्म्स में। पर वहाँ से हमारा ऑलरेडी एक फ्रेंडशिप थी। जब आप एक दूसरे के साथ प्लेस करने लग जाते हो, आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो वहाँ। यहाँ आए मिर्ज़ापुर में तो फिर और लोगों से मिले। एंड हर्षिता इज़ सो लवली टू वर्क विद, शिबा जी, राजेश जी। मेरे मोस्टली इनके साथ सीन्स हुए, मेरे पंकज जी के साथ या अंजुम के साथ, इन सब के साथ सीन्स नहीं हुए। इनफैक्ट हम लोग जब इंटरव्यूज़ या लॉन्च में मिलते हैं, विजय के साथ ऑफ कोर्स सीन्स हैं। विजय को तो मैं बहुत पहले से एडमायर करता हूँ। जब वो मानसून शूट आउट करके उसकी फिल्म थी बहुत पुरानी, वहाँ मैं उसको मिला भी था और मैंने बोला था कि यार क्या काम करते हो, और वो देख के पता चल जाता है जो अच्छा एक्टर है वो दिखता है, कमाल का काम है उनका। आई थिंक जब अच्छे लोग प्लस अच्छे एक्टर्स मिलते हैं, वो ऑलरेडी एक सिनर्जी हमारी बैठ जाती है। किसी को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मज़ा आता है मिलने में। तो वो उस तरह की, आई थिंक गुरु ने लिटरली एक वर्ल्ड हमारे लिए बना के दे दिया था जहाँ हम सब एक फैमिली ही बन गए। अग्रीड। सो बात करेंगे मुन्ना भैया की। उनका भी काफ़ी तारीफ हुआ था, बट जब उनका भी मतलब डेथ सीन दिखाया गया, लोग काफ़ी अपसेट थे। एंड अब इस सीज़न में आपका हो गया, बट कितना आप लोगों को सेट पे कितना वो सब चीज़ें मतलब फील होती है कि हाँ कुछ तो कम हो गया है? आई थिंक किसी का absence बाकियों पता को होता चलता है? होगा, हाँ बाकियों को लगता होगा। अगेन मेरा, कुछ बातें होती है आप लोगों में, डिस्कशन होता है कि हाँ अब वो सीन नहीं है तो काफ़ी हाँ ज़्यादा हाँ, नहीं एब्सेंस लग रहा है उनका? एब्सोल्युटली होता ही है। मतलब आई थिंक वो हमारे लिए एक वो पर्सन, जैसे मेरा तो अगेन दिव्येंदु के साथ इतना कोई सीन्स नहीं थे, लेकिन अली या श्वेता या इन सब से मैं सुनता हूँ तो पता चलता है कि हाँ ऑफ कोर्स दिव्येंदु इज नॉट ऑन सेट, इज अ डिफरेंट एनर्जी एक वो मिसिंग होती है। अब आई थिंक वो बाकी लोग बात करेंगे कि अब हाँ मैं रॉबिन नहीं है तो कैसा लगता है एक सीज़न में, अब शरद नहीं है होगा। तो आई थिंक वो जब हाँ यार, गुरु बहुत एक और चीज़ वो कर देता है ना कि मतलब आपको इतना अच्छे से जोड़ रहे हैं, आप सब एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हो एज एक्टर, एज ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल दैट। एंड सडनली फिर गुरु बोलते हैं कि नहीं नहीं अब ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर। मतलब लिटरली मुझे याद है गुरु और मैं व्हाट्सएप में भी बात कर रहे थे और मैं बोल रहा था आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। नो जनता अभी आपको, अब आप देख लो क्या मतलब गालियाँ पड़ेगी या खुश होंगे। बट ये ओवरऑल ये है कि लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है। अब वो अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, हमें नहीं पता। जनरली लोगों को ऑफ कोर्स पसंद ही आ रहा है, इसलिए लोग देख रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं ऑलरेडी सीज़न 4 का। ऑफ कोर्स सर्टेन टाइम आपको इम्पैक्ट अच्छा नहीं लगता है कोई चला गया एक शो से, क्योंकि आप इतने ज़्यादा क्लोजली जुड़े होते हो। राइट। ऑल्सो प्रियांशु, आपको मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? मतलब जो लोगों को यहाँ इस फिल्म इंडस्ट्री में आना होता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है, ऐसा भी कहा जाता है कि उसके लिए गॉड फादर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप इन चीज़ों पे कितना भरोसा रखते हैं एंड कितना क्या मानते हैं आप इस पे? नहीं, अब तो बहुत चेंज हो गया है। अब ऑल ऑफ अस आर एग्जाम्पल कि हम सब बाहर से ही आए हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं। मतलब और मेरे से पहले बड़े बड़े अब A-लिस्टर स्टार्स हैं आज के डेट में, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, इतने सारे लोग ने अप्रूव कर दिया है। पंकज जी से लेकर नवाजुद्दीन से लेकर बहुत सारे हैं जो सब बाहर से आए हैं। और मैं अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं तो पहले की भी नहीं बोल रहा हूँ जिन्होंने सेट किए एग्जाम्पल्स। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम लॉट जो एक्टर्स होंगे जो इंडस्ट्री से आएंगे, बिजनेस है और ऑब्वियसली आना भी चाहिए। मतलब अगर मेरे रिश्तेदार यहाँ होते तो मुझे कोई प्रमोट कर रहा होता तो मैं क्यों नहीं लेता, मैं ऑफ कोर्स लेता। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर अब उस अपॉर्चुनिटी को कैसे आप यूज़ करते हो उसके ऊपर होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई थिंक जो इंडस्ट्री से आते हैं नेपोटिज्म वाले, उनके लिए एक फ़ायदा हो जाता है कि वो बिज़नेस पहले सीख लेते हैं। उनको मार्केटिंग, स्टाइलिंग, ये वो सब कुछ, हाउ टू बी अ स्टार इज़ वेल डन बिकॉज घर में है, मतलब वो बिज़नेस उनके सामने है। एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर वो क्राफ्ट सीखते रहते हैं। हम लोग को वो सब बाद में समझ में आता है कि अच्छा ये सब भी है यार, ये भी करना होता है, ये भी करना होता है। देयर इज मोर टू जस्ट बीइंग एन एक्टर, राइट, विच इज़ फाइन। मतलब ईच टू इट्स ओन वाला है, जिसको जैसे सीखने को मिलता है। पर मैं जो भी आना चाहता है इंडस्ट्री में, मैं तो हमेशा यंग एक्टर्स को ये बोलता हूँ कि काम ज़रूर करते रहो, वेट मत करो कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि यार क्रिकेटर्स या जो एथलीट्स होते हैं वो हर दिन प्रैक्टिस करते हैं,
तब जाके जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है 2 बॉल खेलने की, तब 6 मारना होता है। तो एक्टिंग पे ज़रूर काम करते रहो, ऐसा बैठ मत जाओ कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं हीरो बनूंगा। और वेट करना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी पेशेंस चाहिए होता है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने रॉक ऑन 2 में पहली बार मेरी जब मैंने फिल्म जर्नी शुरू करी थी, 4 सीन थे उसमें सिर्फ, लेकिन 4 सीन बड़े मज़ेदार थे ना। वो लाइक कि इसमें पूरा जान लगा दो। ये 4 सीन से मुझे 4 और फिल्में शायद मिल सकती हैं। और एक्चुअली मैं हुआ था अपस्टार्ट्स करके, मैंने एक फिल्म करी थी नेटफ्लिक्स के लिए। दैट डायरेक्टर टोल्ड मी कि वो जब रॉक ऑन 2 देख रहे थे उस टाइम पे अपस्टार्ट्स लिख रहे थे। ओके। एंड ही सेड कि जैसे ही मैंने वो रॉक ऑन 2 के वो सीन्स देखे, मैं ऑलरेडी श्योर था कि मेरे कपिल का जो लीड रोल है वो ये बंदा है। तो आई डोंट नो ना, जब मैं वो कर रहा होता हूँ मुझे नहीं पता, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि विशाल जी का रोल मेरे पास आएगा चार्ली चोपड़ा में। पहले तो मिडनाइट चिल्ड्रन भी मेरे पास आया था जब नहीं हो पाया। मैं जब एवेंजर्स देख रहा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं रूसो ब्रदर्स की अगले साल एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ। आपके साथ कुछ भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप अगर बैठ गए कि हाँ जब काम आएगा तभी देखेंगे भैया, तो वो नहीं होगा। तब तक के लिए आप प्रिपेयर होते रहो। और आजकल तो बहुत तरीके हैं, मोबाइल फ़ोन है, अगर आपके पास खुद की एक मिनट की कहानियाँ बना के डालते रहो। प्रिपेयर होना जरूरी है, बिकॉज सीखना बहुत ज़रूरी है। चैलेंजिंग पार्ट क्या था आपके लिए इस इंडस्ट्री में आने के लिए? एंड क्या सपने कब से आप देखने लगे थे कि हाँ मुझे भी हीरो ही बनना है? यार स्कूल कॉलेज के दिनों से ना मैं सिर्फ स्टेज पे ही जाके नौटंकी करने का बहुत, मतलब हमेशा वही था। स्कूल भी जाता था तो मेरी टीचर्स को भी पता था ये पढ़ाई करके लास्ट मिनट पे पास हो जाएगा अच्छे डिसेंट मार्क्स से। ये ज़्यादातर स्टेज में ही रहता है। ये अगर वो बोलेंगे कि बैंड में कौन गाना गाना चाहता है, मैं हाथ उड़ा देता है। ड्रम्स कौन बजाना है, मैं हाथ उड़ा। डांस टीम में कौन जाना चाहता है, मेरा है। मोनो एक्टिंग किसको करनी है, मुझे करनी है। और मैंने सब किया था। मुझे लिटरली 12th 12वीं में मेरी प्रिंसिपल ने बैन कर दिया था कि इसको अलाउ मत करो कुछ भी करने में, वरना ये क्लास में ही नहीं जाता है। बिकॉज मैं 6 अलग इवेंट्स में पार्ट ले रहा होता हूँ। मैं हाउसेज नहीं होते स्कूल के, उसका वो हेड बना दिया। अब वो बास्केटबॉल टीम में भी हम देख रहे हैं, क्रिकेट टीम भी देख रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी मैं बहुत ज़्यादा था। तो वो ड्रामा स्पोर्ट्स ही लाइफ थी मेरी। और वो पता नहीं क्यों ऑर्गेनिकली वही था। और घर भी जाना है तो जी सिनेमा में देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन की फिल्में मैं बैक टू बैक देखता था। बहुत बड़ा फ़ैन, कुछ भी आ रही है उस टाइम पे। तो आई थिंक वो जोश तो मुझे लग रहा है कहीं से वो था जो ऑलरेडी इसी लाइन में था। फिर मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी खुद, एक स्कूल से, ऐसे ही स्कूल बैंगलोर से थिएटर करना शुरू कर दिया था साउथ में। बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद हम लोग वहाँ पे प्लेस करते थे। और सडनली फिर एक बार आया कि अब तो बॉम्बे जाना पड़ेगा। अब बहुत तैयारी हो गई, तो मैं तैयारी करके तो आया था। मतलब बॉम्बे में ऐसा नहीं था कि जब मैं 2010 में आया था यहाँ पे, अगर आप कोई भी काम बोलोगे तो मैं कर लूँगा। मुझे पता है एग्जैक्टली अगर साउंड कैसे करना है या टेक्निकली एडिट कैसे करना है या ये कैसे करना है। तो मुझे पता था कि काम तो मैं करूँगा, इंडस्ट्री में ही काम करना है, इसी से जुड़ना है और मेन तो एक्टर बनना है। अब मैं लिख भी रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा हूँ अपनी चीज़ें कुछ कुछ। तो इस साल है एक प्लान ऑलरेडी पाइपलाइन में जो मैंने डायरेक्ट करनी शुरू कर दी है। हार्डवर्क आपका सारा अब आपको वापस मिल रहा है। यस यार, मतलब वो होता है अगर आप लगे रहो। मुझे लगता है कि काम करना का जो आपका तरीका है वो आपको आ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टैलेंट कितने हैं आपके अंदर, मैं कह रहा हूँ टैलेंट तो दूसरा है साइड में। आपकी एक अंदर से वो पैशन को कंटिन्यू रखना। और जैसे मैं बोल रहा हूँ डिफ़िकल्ट भी होता है, बहुत टाइम हमने भी डिफ़िकल्टी फेस करी है। फाइनेंशियल हो जाती है, काम आपको मिल ही नहीं रहा है, रिजेक्शन पे रिजेक्शन हुए जा रहे हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरी फिल्म साइन हुई है और शुरू नहीं हुई है, शोज साइन अप हुए और पुश हो गए या स्टार्ट ही नहीं हुए या किसी और के पास चले गए। और वो सिर्फ मेरा नहीं है, आई एम श्योर आपने बहुत ऐसे सुना होगा कि तो वो जब रिजेक्शंस आते रहते हैं ना, अब उसके बाद भी अपने आप को कैसे वापस से चार्ज अप करो और कैसे वो फायर को बर्न करना है, वो ट्रिकी है, वो डिफ़िकल्ट है। बट छोड़ो मत, मतलब वो लगे रहो, वापस से नेक्स्ट डे शूज़ पहनो, वापस से मैदान में जाओ, वापस से करो शुरू काम। वो जो 12th फेल में नहीं था, रीस्टार्ट और होता है। बट उन रिजेक्शन से कभी आपने खुद से अकेले में कभी बात की थी? कई बार होता है ना जब इंसान हर जगह हार जाता है तो खुद से बातें करने लगता है। आपके साथ हुआ था कभी वो? मेरे लिए रिजेक्शन मेरे फायर को और फ्यूल कर देते थे। मेरे लिए वो वैसा रहा है हमेशा कि जब भी मैं रिजेक्ट हुआ, मैं देखता था, मैं गाड़ी चलाते हुए घर आया हूँ या मैं घर पे आया हूँ, मैंने समुंदर को देखा है या मुंबई के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखा है और मैंने बोला अब दिखाते हैं इनको। अब अच्छा मना किया, अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। अभी देखो तुम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर देखो तुम, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन आप जब काम देखोगे और आपको, आई एम श्योर कि इवन राइट नाउ एज आई एम सेइंग, आई हैव नॉट वर्कड विद लॉट ऑफ पीपल एंड आई रियली वांट टू वर्क विद देम। मैं सबको बोलता रहता हूँ, मैं तो शेमलेसली, मैं जहाँ भी लोगों को मिलता हूँ बोलता हूँ मुझे काम चाहिए। और क्यों नहीं, मतलब हमारा काम है
बोलना कि यार काम मैं करना एक्टर है तो हूँ, काम मांगना मांगना पड़ेगा। और मैं एक्टर हूँ, मैंने स्टार्टिंग से मांगा। मुझे याद है मैं पृथ्वी थिएटर में बैक स्टेज या कुछ भी काम करता रहता था। जुड़ना था मुझे बस अच्छे लोगों के साथ, तो मैं रजत कपूर के प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ था। बाहर खड़ा ही था, मुझे अनुराग कश्यप वहाँ पे खड़े हुए भी दिखे, और मैंने बोला अरे सर, और तब आप नए नए हो यार, आप अभी आए हो थिएटर। मैंने बोला हाय सर, कुछ चल रहा है क्या आपका? ऑडिशन कुछ भी में आ सकता हूँ क्या? ही लाइक कौन है तुम, कौन है? मैंने बोला सर मैं अभी अभी आया हूँ, मतलब बॉम्बे आया हूँ। एंड दैट टाइम ही वाज अबाउट टू स्टार्ट गैंग्स ऑफ वसेपुर। सर मेरी यार एक फिल्म शुरू हो रही है, उसमें कुछ 30-40 एक्टर्स हैं, लेकिन वो ऑलरेडी कास्ट हो गए, तो अभी तो मैं शूटिंग पे जाने वाला हूँ, पर देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी आ जाना कभी ऑफिस। तो मैं तो स्ट्रेट अवे बोल देता था कि यार कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ढूंढना पड़ेगा ना, तभी तो मिलेगा। वही तो। ऑल्सो कई बार ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, बट कई बार कुछ लोगों का कॉल ऐसा भी आता है कि हाँ बिना ऑडिशन के भी आपको ये कैरेक्टर मिल जाएगा, लाइक वो इनडायरेक्टली वो कास्टिंग काउच जैसा एक्सपीरियंस हो जाता है एक्टर्स के लिए, और वो सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, मेल एक्टर्स को भी वो फेस करना पड़ता है। आपके साथ कभी हुआ है कि नहीं, आपको मेरे बिना को ऑडिशन के वैसे किसी कैरेक्टर के लिए बुलाया गया हो? बिना ऑडिशन के लिए जो बुलाए वो तो क्योंकि डायरेक्टर ने मेरा काम देखा था एंड दे रियली लाइक्ड इट, तो उन्होंने बोला मीटिंग करते हैं, वो वाले तो होते हैं एक दो ऑफ ऐसा कोर्स कोई वैसे। वियर्ड बट एक्सपीरियंस नहीं हुआ आपके साथ? नथिंग रॉन्ग, मतलब वो थैंकफुली नहीं, गलत डायरेक्शन में ऑलरेडी पता भी चल जाता है जहाँ से फ़ोन आ रहा है या कौन आ रहा है, या But हाँ आया ये है है कि आपको बहुत phone तरह तरह की ऐसा? स्क्रिप्ट्स आई हैं जो ऐसा लगता है कि क्यों ही बना रहे हैं, मतलब मत बनाओ ये सीरीज़ ही मत करो। आप सिर्फ एक मटेरियल बनाने के लिए, क्योंकि इंटरनेट में डालना है उसके लिए आप बना रहे हो। मतलब वो शो ही एक सेक्स सीन से शुरू हो रहा है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, और अननेसेसरी उसकी कहानी में कोई प्लॉट ही नहीं है। तो मुझे ये बहुत क्लियर था कि जब मेरे पास काम नहीं भी था, जब मैं फाइनेंशियली भी डाउन था, कि कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे वही पूछते हैं, और ये मेरा हमेशा एक सजेशन रहता है एनी काइंड ऑफ आर्टिस्ट। लॉट पीपल से कि तुमको यार मोटवानी ही मिले, नवदीप सर, राजा मेनन, विशाल भारद्वाज, रूसो ब्रदर्स, ये कैसे आपने चूज़ किया? मैंने बोला मैंने नहीं चूज़ किया, ये मेरे पास इसलिए आए हैं शायद क्योंकि मुझे ये पता था मुझे क्या नहीं करना है। आई वॉज वेरी क्लियर ऑफ सर्टन थिंग्स ऑफ काइंड ऑफ वर्क मेरे को नहीं करना है, या मुझे अपने आप को, मैं सिर्फ फेमस होने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक्टिंग करने आया था, मुझे एक्टिंग से प्यार है, और जितना मैं उसको प्यार से करूँगा मेरे पास वही अच्छे लोग मिलते रहेंगे। और मतलब 6 फिल्में नहीं करने आए हम, 60 साल तक और आगे काम करने आए हैं, दैट्स द प्लान। इंडस्ट्री में आपका रिश्ता सबसे अच्छा किससे बन गया? बिकॉज इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया आपने, बट कोई तो होता है ना ऐसे, कहीं वर्क प्लेस पे भी अगर हम कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा खास होता है जिससे हम अपनी सारी बातें भी शेयर कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा बहुत अच्छा पल बिता सकते हैं। मेरे सभी डायरेक्टर्स के साथ बहुत मैं क्लोज हो गया हूँ, हमेशा क्लोज होता था हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक्टर्स में भी है, बहुत है। मतलब अली तो, जैसे मैंने कहा, अली श्वेता और क्या है कि वो पुराने लोग, मैं उन पुराने लोग इसलिए बोलूँगा क्योंकि हम बड़े हुए हैं साथ में, थिएटर से सीरीज़ फिल्म्स करनी, हमने एक दूसरे को देखा है बढ़ते हुए। आकर्ष खुराना, एक वेरियस प्रोडक्शन से हमने प्लेस करने शुरू किए, तो एक के साथ अलग ही एक बॉन्ड है। जब मैंने रश्मि रॉकेट करी, उनके साथ तापसी के साथ जो फिल्म करी थी, आकर्ष के साथ मतलब मैं कहीं भी मिल लूँ सालों के बाद, बीच बीच में बात ना हो, लेकिन हम लोग वही हैं जो पहले थे। हम वहाँ पे कोई भी, हम इंडस्ट्री के कोई एक्टर, हीरो हीरोइन कोई नहीं होते हैं, हम सब वो दोस्त हैं जो उन्होंने साथ में थिएटर किया था। आई थिंक वो थिएटर वाला बॉन्ड अलग है, वो एक सर्कल अलग है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मेरे जितने भी डायरेक्टर्स हैं, विक्रमादित्य मोटवाने, राजा मेनन एंड नवदीप सिंह टुडे, और विशाल जी, एंड सबके साथ ऐसा एक देयर इज़ अ सर्टन बॉन्ड आई कैन, मतलब अगर मैं किसी इवेंट में जाता हूँ और मुझे ये लोग दिख जाए तो मैं सिर्फ उन्हीं के साथ बैठा रहता हूँ, या बातें बहुत होती हैं बहुत क्लोजली। वो मेरे गाइड हैं, वो क्योंकि मुझे लगता है हर प्रोजेक्ट में मैं डायरेक्टर के साथ शादी कर लेता हूँ, और वो करनी भी चाहिए। आप फीलिंग कहानी अच्छी हो जाती उनकी है। विजन से आपको देखना पड़ेगा उस फिल्म को, वो उनका विजन है, हमको उस किरदार को बैठाना है उनके विजन में। अगर जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो फिर मेरा विजन अलग होगा, लेकिन मेरे को तो उनका विजन समझना है। तो मैं तो बहुत अपने डायरेक्टर के साथ बातें करता था एवरी टाइम, सेट पे भी। इन लोगों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है आई थिंक। ऑल्सो अभी अली के घर बेटी हुई हाँ, है, कल ही, आई नो। कॉन्ग्रेचुलेट किया हाँ आपने? जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे तो ग्रुप में आ गया था, उसने, अली ने ही मैसेज किया, तो मिर्ज़ापुर की पूरी फैमिली ने, हमने उसको बहुत बधाइयाँ दी, और वेट ही कर रहे थे। इनफैक्ट ड्यूरिंग प्रमोशन रिचा से भी जब मैं मिला ही था, तो वो बोल ही रहे थे कि ड्यू है, एक रिलीज़ मिर्ज़ापुर होगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद एक और गुड न्यूज़ आने वाली है, तो हम तो वेट ही कर रहे थे ये। तो अली से कभी ऐसा डिस्कशन होता था बेटी चाहिए या बेटा चाहिए? एक होता है ना, ख्वाहिश होती है, मतलब जनरली मैंने देखा है जो फादर होते हैं, मतलब जो
उनको बेटियां ही चाहिए होती है, सो अली की भी ऐसी कोई ख्वाहिश? ऐसे नहीं थी, कुछ तो उसने बोला नहीं था। मतलब आई रिमेम्बर हम लोग बातें बातें तो सब कुछ लाइफ के बारे में करते हैं। जब हम शादी करने वाले थे दोनों के दोनों हमारी बातें हुई थी एक दूसरे से कि यार ये सीज़न 2 की टाइम की बात है। हाँ, सीज़न 2 की शूटिंग के टाइम की बात है, जब मैं मेरी भी शादी नहीं हुई, उसकी भी नहीं होती, और वो बोल रहा तू कर रहा है क्या? मैंने बोला तू कर रहा है क्या? एंड आई एम लाइक हाँ प्लान तो है। मैंने बोला मैं तो सीधे लॉकडाउन के बाद 2020 में कर रहा हूँ। बोल रहा अच्छा हाँ, मैं भी करने वाला हूँ। तो हमारे प्लान्स वो सब, अगेन एज आई सेड कि हम लोग वो हैं जो उस टाइम जब बड़े हो रहे थे साथ में, वो वैसी वाली बातें होती हैं। अब हम ग्रोन अप मैन हो गए हैं, जैसे भी आप कहिए, जो मैरिड है अभी तो उनका तो बेबी हो गया है, लेकिन यू जस्ट फील गुड यार, यू जस्ट फील हैप्पी अबाउट एवरीथिंग नाउ। पॉजिटिव वाइब होती होगी ना पूरी, एकदम बहुत अपना लगता, अपना सा लगता होगा। Absolutely. बट कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी सेट पर हो आप एंड होता है ना कई बार अगर ज़्यादा कास्ट होती हैं या फिर इग्नोरेंस जैसा कुछ हुआ है आपके साथ कि हाँ इग्नोर किया गया हो सेट पे? नहीं, इनफैक्ट द बिगेस्ट कास्ट इज मिर्ज़ापुर, जिसके साथ मैंने एंसेम्बल वाइज हाँ, अदरवाइज अगर मैं पीपा की भी बात करूँगा तो मैं, ईशान, मृणाल, सोनी राजदान मैम, हमारा अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप है पीपा फैमिली। वाह, वहाँ पे अभी भी वैसी फैमिली जैसे बात होती है। मैं लिटरली उनका बड़ा भाई हूँ, क्योंकि पीपा में जैसे हम लोग ने हम ब्रदर सिस्टर ही बने हुए हैं। मैं, ईशान और मृणाल और सोनी मैम, और मैम का कुछ है तो वो डाल देती हैं, हमें कंग्रेचुलेट कर रही हैं, या किसी का कुछ रिलीज़ हुआ है हम उसमें वो करते हैं, बात करते हैं कि यार उस स्क्रीनिंग में कहीं जा रहे हो, उस इवेंट में कहीं जा रहे हो। वो फैमिली बनी जाती है जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो। एंड टच वुड, थैंकफुली मुझे मौका ही ऐसा मिल रहा है कि मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो नहीं, वैसा कभी नहीं। एक्चुअली बड़े एंसेम्बल से मैं, चार्ली चोपड़ा जो शो था, यस यस, उसमें तो कितने 13 एक्टर्स थे, इतने सारे, मतलब फ्रॉम लारा दत्ता टू नसीर सर की पूरी फैमिली, रत्ना जी, मतलब यंग एक्टर्स, मी, वामिका, सो मेनी ऑफ अस। वहाँ भी इतना ब्यूटीफुल बॉन्ड था। सब मुझे याद है, हम मनाली में ठंड में ज़्यादातर मेरे कमरे में ही बैठते थे। मेरा कमरा हमेशा वो होता है कि जब सब आते हैं और बातें करने वाले, विशाल जी, हम लोग सब गाने गाते थे साथ में। इमेजिन आप सोचिए 12-13 लोग, और क्या रेंज है, मतलब आप ऐसे लोगों के साथ बड़े हुए हैं सीखते हुए। मतलब नसीर सर, रत्ना मैम, नीना जी, लारा दत्ता, ये सब थे। बड़ा मज़ा आता था मुझे तो, ऐसे सब एंसेम्बल में बहुत मज़ा आता है। थर्ड सीज़न आपका देखने के बाद किसके मतलब मैसेजेस आए आपको, किसको पसंद आया एंड किन लोगों ने अफसोस जताया कि हाँ भाई कैरेक्टर भी ख़त्म हो गया, अच्छा नहीं लगा, ऐसे मैसेजेस किसके आए? इंडस्ट्री में सभी कम आए, मुझे लग रहा है इंडस्ट्री वाले अभी भी देखना बाकी है, बहुत सारे बिजी होते हैं लोग। शोज़ में मैंने हमेशा देखा है ये कि जब भी शोज़ आता है तो आपका वो 1 महीने बाद लोगों के, इंडस्ट्री से स्पेशली, बिकॉज लोग शूट कर रहे होते हैं अपना, बिजी होते हैं, तो वो फटाफट नहीं देख पाते हैं। और मेरा तो वैसे भी 8वें एपिसोड के बाद है, तो किसी ने 3 देखे, किसी ने 4 देखे, ऐसे ऐसे करते करते अभी लोग बढ़ रहे हैं। बट नहीं, बट ऑलरेडी अभी मैं कहाँ पे था, निखिल तनेजा जो युवा चैनल चलाते हैं, वो और भुवन बाम, इन्होंने कुछ एक अभी एपिसोड निकाला था। निखिल ने तो बोला मैं जस्टिस फॉर रॉबिन का एक वो निकालने वाला हूँ कि यार ये बिल्कुल गलत हुआ है, मतलब उसके साथ। एंड बहुत सारे, मतलब बाकी फ्रेंड्स फैमिली में भी ऐसे आए हैं कि ये दिस इज़ रॉन्ग, ये अनएक्सेप्टेबल है। यस, फैमिली का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिव्यू देना। फैमिली से कैसा आपको मिला है एंड स्पेशली आपकी अर्धांगिनी ने क्या कहा है? वंदना को पता था, उसको एक्चुअली हम लोग देते नहीं है स्पॉइलर, लेकिन वो हम लोग कहीं एक साथ सब थे, अंजुम के घर में थे मुझे याद है, और रिलीज़ होने वाला था, और बातों बातों में फटक से किसी ने बोल दिया, और वंदना ने बोला क्या तुम इस सीजन में मर रहे हो? और मैंने बोला यार मैंने कब से ये छुपा के रखा था जिससे मैं रिएक्शन असली में देख पाऊँ, राइट। एंड स्पेशली उस वंदना का, बिकॉज ऑल्सो एक्टर है, उनको पता है, तो वो ग्राफ को नोटिस करती है, सब कुछ स्टोरी को पता चल गया। फिर मैंने बोला ठीक है, ये नहीं बताएंगे कि कैसे होता है, कब होता है। शी रियलाइज कि 8वें एपिसोड में होने वाला है, वो स्पेशली बिल्डअप के थ्रू और ऑफ कोर्स कहानी के थ्रू। लेकिन जब हुआ, एंड आई रिमेम्बर हम सब बैठे हुए थे साथ में, श्वेता, चीता, वो अपना चीता मतलब चैतन्य जो हस्बैंड है, चैतन्य में पुराना दोस्त है बहुत, अगेन थिएटर, तो हम लोग सब साथ में बड़े हुए हैं। हम सब साथ में थे, मैं, वंदना, चैतन्य, गुरु, श्वेता, हम सब देख रहे थे, और वो 8वां एपिसोड हुआ, एंड तब भी बहुत गंदा हिट होता है यार वो अंदर। मतलब वंदना ने बोला मुझे पता था ये हो रहा है, लेकिन वो विजुअली जब होता है तो थोड़ी देर के लिए से साइड हो जाते हैं लोग सांस लेने के लिए। अब बात ही नहीं करी मुझसे, चैतन्य तो उधर चला गया दूर, वंदना भी वहाँ चली गई, थोड़ी देर के लिए उन्होंने सांस ली, फिर वापस आए, फिर हग किया बहुत देर के लिए कि यार बहुत बुरा लगा। मतलब लिटरली लोगों के ऐसे टियरी आइड हो जाते हैं। चीता ने बहुत एक वैसी चीज़ बोली फनी, कहता है यार जब वो हो भी रहा था ना, तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि रॉबिन मर जाएगा। वो उसने बोला कि मेरे को लगा कि ये चोट पहुंचाएगा, भाग जाएगा,
भाग जाएगा। और ये चैतन्य मुझे कहता है कि मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट सीजन में मैं ब्लाइंड रॉबिन को देखूंगा, एक अंधा रॉबिन होगा। प्रियांशु देखो अंधा रॉबिन प्ले करने में कितना मजा आएगा एज एन एक्टर भी। तो मैं बोला हाँ एक्चुअली आइडिया तो अच्छा था, लेकिन बोलता है जब टेबल टूटा तब रियलाइज हो गया ओ शिट ये तो गया। और एक्चुअली मेरे वन ऑफ में कमेंट्स में भी है, कहीं किसी ने लिखा था इंस्टाग्राम में, फैन ही है कोई, किन्होंने लिखा था कि यार टेबल अगर लकड़ी की जगह स्टील का होता तो हमारे रॉबिन भैया बच गए होते। तो मैंने बोला हाँ ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आपके लिए सबसे स्पेशल पार्ट क्या था जितना भी आपने शूट किया मिर्ज़ापुर के लिए? मतलब मैं सभी सीज़न की बात कर रही हूँ, आपके लिए सबसे स्पेशल क्या था? वैसे तो पूरा शो ही हमेशा स्पेशल रहेगा, रॉबिन का कैरेक्टर स्पेशल रहेगा, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है एक तो गुरु के साथ मिलना, गुरु और पुनीत जी और उनके साथ काम करना। एंड इसीलिए थैंकफुली गुरु ने मुझे वहाँ मार दिया, लेकिन एक नए शो में अभी हम साथ में काम कर रहे हैं विच इज़ ग्रेट। और एक चीज़, रॉबिन के साथ साथ मम्मी जी वाला भी सस्पेंस ही रह गया। मम्मी जी वाला सस्पेंस रह गया, वो तो लोगों ने मुझे परेशान कर दिया कि यार ये मम्मी जी वाला तो बता के जाते अगर मर ही रहे थे, लेकिन वो बता देते। लेकिन आई एम होपिंग, देखते हैं आगे, यू नेवर नो सीजन 4 में क्या होगा, Yes, कुछ हो सकता है। क्या पता है रॉबिन को वापस से वहां से कोई उठा ले गया को ले गया हो, फोर्थ कुछ सीजन में आ जाओ, क्या पता पता नहीं। आप यहाँ बैठ के भी हम लोगों के साथ वो कहते ना सीजन 4 की तैयारी हो गई आपकी, बट आप बताना नहीं चाहते। नहीं यार सीजन 4 की तो मेरे को भी नहीं पता ज़्यादा क्या है, अभी तो प्लानिंग स्टेज पे ही है। बट लेट्स सी क्या हो सकता है, क्या अंदर एक पॉजिटिव वाइब लेके चलना चाहिए, क्या पता फोर्थ सीजन में आपकी एंट्री कहीं ना कहीं से हो जाए, क्या पता उस स्पॉट से कहीं ना कहीं से उठा के कोई लेके चला गया होगा, जैसे अब कालीन भैया को कोई ना कोई उठा के लेके गया था। मेरी सर्जरी हो गई और मैं ब्लाइंड रॉबिन वापस आ और रहा क्या है। पता कुछ ग्रे आंखें लेके कुछ लेके आपकी एंट्री करवा दी जाए। यार मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ एक्सेल वाले इनको लीजिए, आप प्लीज़ लिखिए आगे की किसी तरह रॉबिन को, ये किसी ना किसी तरह तो जिंदा कर ही देंगी रॉबिन को, आप प्लीज़ लिखो मेरे आगे के लिए कहानी। यस, इसके साथ ओवरऑल अगर मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करूँ, किसके मतलब एक होता है ना किसी को देख के इंस्पिरेशन मिलता है हमें, तो इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, हर एज वालों को पड़ती है। आपको वो मोटिवेशन किससे मिला है कि हाँ मैं लाइफ में और आगे कुछ कर सकता हूँ, ऐसा वाला? मुझे मेरे सब आसपास के एक्टर्स को देख के, मेरे जो काउंटर जो मैं बोलूँगा से क्या बोलते हैं उसको, सेम एज ग्रुप में, चलिए इस तरीके से बोलता हूँ कि जो एक्टर्स हैं, जैसे मुझे अली को देख के इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे विक्रांत को देख के इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे विजय को देख के मिलती है, मुझे पंकज जी को देख के मिलती है। मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मुझे मिलता है। मैंने अली को इस बार मैसेज भी किया था, मैंने बोला यार उसका काम देख के इस बार मैं पागल हो गया। मैंने बोला मैं तेरा पहले फ्रेंड था थिएटर के दिनों से, मैं तेरा को एक्टर रह चुका हूँ, लेकिन अब मैं लाइफ लॉन्ग फ़ैन हूँ। मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ अब, स्पेशली उसने जो इस सीज़न में किया है वो बहुत सुंदर काम किया है। नहीं है और उसका काम सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं है, वो बहुत चीज़ें डिटेल में कर रहा है। उसने जिस तरीके से इस बार गुड्डू प्ले किया है, वो सोचा भी नहीं था मैंने स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कि गुड्डू ऐसा होगा, और उसने मज़ेदार भी किया है, फ़नी भी किया है, उसने वो बलबुद्धि भी रखी है, स्मार्ट भी बनाए, ड्रग्स का जो उसने प्ले आउट किया है, इमोशनली जो प्ले करता है अंदर ही अंदर, बहुत लेयर्स में उसने गुड्डू को सेट किया है। और बहुत आसान नहीं है, मतलब एज एक्टर्स हमको और समझ में आता है कि यार इसने कितनी तैयारी करी होगी, इसने घर में बैठ के, इसने अपने वैनिटी में बैठ के, और वो तो मिलता रहता था वहाँ, तो हमें पता भी नहीं चलता था। हम सब तैयारी करके आते हैं, लेकिन इस बार उसने बहुत डिटेल में काम किया। तो मुझे विक्रांत का काम देख के 12th फेल में आई मैसेज डे, मैंने उसको बहुत लंबा वॉइस नोट भेजा, हमारी बात हुई, मैं बोला यार बहुत सुंदर। तो मुझे इंस्पिरेशन यहाँ से मिलती कि करते रहो अच्छा काम, और कभी कभी सिर्फ सक्सेस ही सब कुछ नहीं होता। आई थिंक ऑल ऑफ अस वांट टू बी सक्सेसफुल। आई एम श्योर, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी कोई हिट फिल्में, हिट शोज़ और आते रहे। बट जब मैं जयदीप भाई का काम देखता हूँ, मैं जयदीप उनको मिलता हूँ इवेंट्स में, हम लाइक यार ये क्या कर देता है आदमी, तो मुझे लोगों के काम से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। एंड एज ह्यूमन बीइंग जब इन लोगों को आप मिलते हो, वो बिल्कुल वैसे ही है, मतलब सीधे साधे। आई एम श्योर आप लोग इन लोगों से जब भी बात करी होगी, वो जिस तरीके दिख से जाता है, है, मतलब एक जो दिखावे वाली बात होती है, और एक वो जो होता है कि हाँ सच में दो लोग बातें कर रहे हैं, वो फील हो जाता है। फील हो जाता है, इन सबके साथ होता है। और मैं भी उसी में भी शायद उस जोन में रहना चाहता हूँ। मैं जितना रियल हूँ मुझे उतना पसंद है। मेरे काम में मैं आप लोगों को रंग दिखाता रहूँगा, दिस इज़ ये मैं हूँ, और मुझे ऐसे एक्टर्स बहुत पसंद है। तो मुझे इन सबसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है यार, कि अच्छा काम करते रहो, और आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे, यू नेवर नो। करेक्ट। सो आगे क्या करना चाहते हैं आप, और किस तरह का कैरेक्टर करना चाहते हैं, कुछ अलग क्या मतलब, और जितने भी आपने किए हैं उनमें से मतलब करने में क्या मज़ा है, रोम कॉम या थोड़ा एक्शन वैक्शन, क्या आपको किस में मज़ा आता है ज़्यादा? मैंने ना स्टेज में कॉमेडी बहुत करी है,
ओके। और रोम कॉम भी किया है, लेकिन मुझे कैमरे में अभी तक नहीं मिला है वो। कैमरे में क्या होगा कि शायद रॉक ऑन 2 और भावेश जोशी ये सब हो गए ना स्टार्टिंग में ही, तो लोगों को लगा कि ये सीरियस ड्रामा बहुत अच्छा करता है, जो करने में मज़ा आता है सीरियस करने में। तो पीपा हो गई, ये हो गया, मैंने बहुत सारे ज़्यादा सीरियस किए हैं। इनफैक्ट रॉबिन एक वो लाइटर हाँ, मज़ेदार थोड़ा सा कैरेक्टर था दिया जिसमें है। आपको वो मेरे को मौका मिला कि शुरुआत किया कुछ था खेलने का। रॉबिन ने। रॉबिन ने किया था, फिर मैंने जो ये सीताराम का कैरेक्टर चार्ली चोपड़ा में विशाल जी के साथ, उन्होंने भी मुझे बोला तू खेल ले, मतलब जो करने का। तो उधर तो मैं बहुत लाउड एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर जो मनाली हिमाचल से है, कहीं कहीं मौका मिला, लेकिन मैं फुल फ्लेज एक रोम कॉम चाहता हूँ मैं करूँ। मुझे मैं मिस करता हूँ रोमांटिक फिल्में, और मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से रोमांटिक कर पाऊँगा। लाइफ में भी मैं रहा हूँ। एक्शन मुझे बड़ा पसंद है, मैंने सीखा है मार्शल आर्ट करना, ये सब करना। तो मुझे एक्शन, मुझे लगता है एवरी एक्टर टुडे वांट्स टू ट्राई हर जॉनर। और एक किसी भी अच्छे एक्टर के साथ आप देख लो, वो विकी यार, मतलब विकी भी, मैं बहुत पहले से विकी को जानता हूँ, जब वो भी थिएटर कर रहा था। आई रिमेंबर हम लोग मिले थे। उसका उसका भी ग्राफ देखो ना, कितना इंस्पायरिंग है। मतलब वो सब कर लेता है। आज की डेट में वो बैड न्यूज़ आ रही है उसमें, वो द वे ही इज डांसिंग इज इनक्रेडिबल। और वो सैम मानिकशा में देखो, उसको मैंने मैसेज किया था, I'm like, इज लाइक क्या काम किया यार, मतलब द वे ही हेल्ड दैट फ्रॉम उरी टू, वो आप सोच सकते हो मसान वाला लड़का था जो ये सब कर रहा है। सबके अंदर अंदर एक रेंज होती है। वी जस्ट नीड दैट अपॉर्चुनिटी, वी नीड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स टू ट्रस्ट अस। एंड मैं भी वही चाह रहा हूँ कि मेरे साथ भी वैसे ही हो। यस। एक्ट्रेस की लाइफ में सोशल मीडिया भी आज के दिनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। आप कितना इस बात को मानते हैं? एंड जो सोशल मीडिया की वजह से कई बार एक्ट्रेस को बहुत एक्सट्रीम लेवल की ट्रोलिंग वगैरह भी फेस करनी पड़ती है। मतलब ऐसा हो जाता है ना, जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो तो वो आपकी लाइफ रह ही नहीं जाती। हाँ। इफ़ अगर आप मेरी बातों से एग्री करते, हाँ। क्या कहना चाहेंगे उन चीज़ों को कैसे आप मैनेज करते? मैं थोड़ा सोशल मीडिया को बैलेंस करके चल रहा हूँ। मेरे को लिए सिर्फ सोशल मीडिया मेरी ज़िंदगी नहीं बना के चल रहा हूँ। और मैंने उसको सोच लिया है कि पहले पहले हम थे एडिक्टेड भी, सभी थे आई थिंक एक टाइम पे। अब मेरे को लगता है मैं उसको बस यूज़ करूँगा, बट कंज्यूम नहीं होऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोशल मीडिया को यूज़ करो, अपने काम के लिए यूज़ करो, पर उसमें गुम हो जाओगे तो फिर गुम ही हो जाओगे। उसमें बहुत कुछ है, वो आपको एनजाइटी भी देगा। वो देख आप लोगों की दुनिया में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी दुनिया में कम ध्यान दे रहे हो। लोग आप देखने में लगे हुए हो कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, वो टाइम तो आपने वहाँ वेस्ट कर दिया। जबकि वो साइड करो और मे बी आप कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हो, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आपका ध्यान तो दूसरों की दुनिया में लगा हुआ है। मतलब सोशल मीडिया ने क्या किया, हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ से हम 100 लोगों की दुनिया में नज़र रख सकें। वो नज़र रखने में ही हमारा टाइम निकल जाता है, हमारे एनर्जी चल जाती है। मेरे को लग रहा है टेक्नोलॉजी ने, बट यू नो ऑन द अदर साइड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू कनेक्ट टू द ऑडियंस, राइट। हम लोग आज के डेट में पर्सनल है, मैं अपने सब डीएम्स चेक करता हूँ, मैं सब डीएम्स में रिप्लाई करता हूँ, मैं सब जितना हो सके कि थैंक यू सो मच, ये सब ऐसे कमेंट्स में जितना जाके हम कर सकें। वो बड़ा पर्सनल एक लव है, एक अटेंशन है, एक टच है जो ऑडियंस के साथ। और लोगों ने लंबे लंबे लेटर्स लिखे हैं कितनी बार हमें डीएम में। जब हम छोटे थे तो हम सिर्फ मैगजीन्स में पढ़ रहे थे कि फिल्म फेयर निकाल ली या ग्लैडर एक्स निकाल लिया कि यू नो कि अक्षय कुमार सर ने क्या किया या शाहरुख खान ने क्या किया, इन्होंने क्या किया। आज के दिन वो चीज़ सोशल मीडिया में है, और आप स्ट्रेट अवे उस एक्टर को डायरेक्टली अपना प्यार भी दे सकते हो या गाली भी दे सकते हो। तो उसका दोनों प्लस और माइनस है। हमें गाली भी पड़ती है डायरेक्टली, या पर प्यार भी उतना ही मिल रहा है डायरेक्टली। वो मैं कहूँगा, लेकिन एज अ पर्सन मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरे को लगता है वो मेरे लिए एक और काम है, काम का हिस्सा है, उस पर पूरा काम वो नहीं है। मेरा काम कुछ और है। मेरा काम है बड़े पर्दे के लिए एज एन एक्टर अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सीरीज़ के लिए क्या करना है, कहानियाँ पढ़ना, लिखना, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सोशल मीडिया पे नहीं। टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है ना, हम लोग, हमारा ब्रेन और छोटा हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा ध्यान, इंटेलिजेंस मेरी मुझे लगता है कम हो रही है। और धीरे धीरे तो फिर एआई आएगा तो और कम हो जाएगी, क्योंकि हम बोलेंगे कि बस फिर एआई कोई काम करने दो, हम बैठे रहेंगे। और सबकी नौकरी खतरे में, सबकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। और ऑल्सो वायरल होना एक बहुत वैसी चीज़ हो गई है, सबको वायरल होना है। क्यों? वायरल इतनी टेम्प्रेरी चीज़ है यार। वायरल होने से टेम्प्रेरी काम मिल रहा है आपको। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो एक्सेलेंस की तरफ हो जाओ ना।
वो क्या 3 इडियट्स में डायलॉग था, कामयाब बनो काबिल नहीं, काबिल बनो, काबिल बनो, कामयाबी तो खुद आ कामयाबी जाएगी। खुद आएगी। एग्जैक्टली, वो काबिलियत की तरफ ही, मतलब मैं ये सोचता हूँ, मुझे वायरल होके 1 महीना 2 महीना ट्रेंडिंग बस करते रहो, वो हो जाओगे आप। राइट। ट्रेंडिंग लाइफ लॉन्ग ट्रेंड रहो ना, मतलब लोग शुड बी इट कि यार वो आपने वो उस दिन किया था ना, वो वाला डायलॉग क्या था, वो उस दिन जो आपकी फिल्म देखी मैंने, आपके वो देखा मैंने, दे शुड रिमेंबर यू फॉर लाइफ। आई थिंक वो मैटर करनी चाहिए। या ऑल्सो एक्ट्रेस की लाइफ में हेडलाइंस जो होती है वो बहुत मैटर करती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा हेडलाइन बना है अब तक, जब से आपने शुरू किया आपका सफ़र, कोई ऐसा हेडलाइन जो जो आपको हिट किया हो? एंड कई बार ऐसे रूमर्स पर भी बन जाते हैं हेडलाइंस, कौन सा ऐसा हेडलाइन है जो आज तक आपको याद है, मतलब जो देख के आपने ऐसे हंस के हटा दिया था? जो रॉन्ग तरीके से आया था? हाँ। थिंक भावेश जोशी के टाइम पे कुछ था ऐसा हेडलाइन, पर भावेश के टाइम में मुझे मिला भी बहुत प्यार था एंड रिव्यूज़ में बहुत अच्छी चीज़ें आई थी, लेकिन वो रिलीज से रिलेटेड आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया था शायद, तो उसमें था कि भावेश जोशी, मुझे हेडलाइन याद नहीं आ रही है, पर कुछ था मतलब उस कि time वो पे हुआ था रिलीज के कुछ। टाइम पे समथिंग हैपेंड एंड मैं तो ये ऐसे तो नहीं बोला था, लेकिन कुछ और बोला था। तो हो जाता है, हम भी आई थिंक मैं भी उस टाइम पे नया नया ही इंटरव्यू दे रहा था, मुझे भी नहीं पता था कैसे क्या बोलते हैं शायद, पर मैं हमेशा से रियल रहा हूँ, मैंने हमेशा से वैसी बातें करी जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। राइट। आई थिंक वो कभी कभी इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो जाता अब कितने प्रिपेयर रहते हैं आप इंटरव्यूज़ के लिए, प्रमोशन के लिए? बिकॉज तब तो नए नए थे, लेकिन अब तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया। अब कितना इंटरव्यूज़ के लिए स्पेशली कितने प्रिपेयर रहते हैं? बिकॉज ऐसा होता है कि हम बात तो कर रहे होते हैं, हाँ, बट कैमरा कैप्चर कर रहा होता है, कब Correct. क्या अलग हो जाता है। सो इसका एक्सपीरियंस कितना नहीं, आपका मुझे चेंज बस हो गया? नहीं इतना प्रिपेयर होके तो नहीं आता। आप अभी भी मैं आपके साथ, मुझे नहीं पता आप क्या सवाल पूछोगे, मैं रियली रखूँगा, जो मैं सोचता हूँ वो मैं बताऊँगा। बस मैं ये अब ये है कि मैं क्लैरिटी से बोल देता हूँ सब कुछ। पहले खुद थोड़ा मैं क्लियर नहीं था चीज़ों को लेके, अब मैं काफ़ी क्लियर हूँ लाइफ में भी, और एज एन इंसान भी काफ़ी क्लियर हूँ और कॉन्फिडेंट हो गया हूँ मुझे लगता है। तो अब जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप खुद क्लियर हो जाते हो अपने थॉट प्रोसेस को लेके, और अच्छे से बता पाते हो। पहले शायद थे पर बता नहीं पा रहा था मैं ढंग से, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था। अब है तो आप जो भी पूछोगे उसको मुझे पता है कि मैं क्लियरली क्या बताना चाहता हूँ। राइट। किन डायरेक्टर्स के साथ आपको अब काम करना है? क्योंकि अपने इंडस्ट्री में इतने दिग्गज हैं जिनके साथ एक्टर एटलीस्ट एक बार ज़रूर काम करना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए। बहुत सारे हैं, वही तो इतने मतलब सारे कुछ मतलब फेवरेट्स होंगे, 2-3 है, ऐसे? मतलब जैसे मैं हमेशा से फ़ैन, बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ मणि रत्नम सर का। मतलब मुझे उनकी फ़िल्में, उनका जो एक कुछ तो एक जो तरीका है, उनकी दुनिया जो सेटअप करते हैं, लाइक मेरे लिए दिल से मेरी वन ऑफ माई टॉप फिल्मों में से आती है। वो जिस तरीके का रोमांस है, लेकिन उस जो टेरर के बैकग्राउंड में जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज हैं उस फिल्म की, माइंड ब्लोइंग है वो फिल्म। मणि रत्नम सर का फ़ैन हूँ मैं। मुझे डेफिनेटली समझ लाइक मैं अभिषेक कपूर को भी मैंने एक बार मिला था, तो मुझे लगता है वो उन्होंने जो काय पोचे और रॉक ऑन जो पहली वाली करी थी, एक अलग नज़रिए से वो फिल्में करते हैं। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम ऑल्सो। बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे तो श्री राम राघवन एक मेरे बहुत फेवरेट है। आई थिंक वो जिस तरीके, अगेन क्योंकि मैं थ्रिलर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और जिस तरीके से वो अपनी थ्रिलर्स को रखते हैं, आई थिंक राघवन एक और डायरेक्टर होंगे। या सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? निराश तो है आपके फैंस, बट मनाना भी आपको ही पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि अब क्या कहें कि रॉबिन हमेशा रहेगा एक तरीके से। मैंने ये चीज़ अच्छी रखी है कि लाइफ में मुझे बहुत ही एक सीनियर किसी एक्टर ने बोला कि बहुत पहले होता था जब एक्टर्स की एक लाइन हम लाइफ में यूज़ करते थे, और वो लाइन से हमेशा आप कनेक्ट करके बोलते थे। जैसे अभी भी आप कभी भी बोलते हैं कि दिवाली कब है, तो होता है कि ये गब्बर की लाइन है। तो अब ये भी ठीक है जो है, आप लाइफ में कभी भी यूज़ करोगे, रॉबिन वहाँ से ज़िंदा तो रहेगा, बिकॉज हमेशा लाइफ में होता है। जनता ने मुझे बोला भी है कि मेरी फैमिली ने बोला है, हमने कहीं भी कोई बात करते करते उधर बोलते थे हाँ यार ठीक है, ये भी ठीक है, तो बोलते हैं ये रॉबिन की लाइन, वो बन गया है एक यस, टैग ये लाइन। बताइए, हमारे साथ भी कई बार हुआ है। आई थिंक सो, आई थिंक उस हिसाब से रॉबिन हमेशा एक जिंदा ही रहेगा लोगों के दिलों में। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड तहे दिल से सच में मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है इस कैरेक्टर को, बिकॉज मेरे लिए वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स था इतनी बड़ी दुनिया में। हम इतने जो दिल लगा के मेहनत लगा के काम करते हैं, जब वो मिलता है वापस, वो ऐसे ही मिले अगर प्योरिटी से, तो और मज़ा आता है काम करने में। इमोशनल कितने आप अंदर से, मतलब हाँ, खुद को रोक के रखे कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर, एक होता है ना, हाँ। हो जाता, कनेक्ट हो जाता है इंसान। हाँ। अंदर से तो इमोशनल होता है, बट हाँ कई बार वो आंसू नहीं निकलते, बट अंदर से दिल रो रहा होता है। मैं वो तो रोता हूँ, काफ़ी बार रोता हूँ मैं तो। इस कैरेक्टर के लिए रोए आप?
हाँ, इस कैरेक्टर के लिए मतलब मैं अंदर से लोगों के सामने नहीं, लेकिन रोया तो हूँ। मतलब एक तरीके से जब ख़त्म हो गया था, जब वो आखिरी बार मैंने वो चश्मा निकाला और आखिरी बार ये माला, वो एक रॉबिन की जो मैं पहनता हूँ, और उसी को आई थिंक लोगों को रुलाने के लिए नहीं, लेकिन कुछ मैं बहुत जल्दी अपने सोशल मीडिया में डालने वाला हूँ, इंस्टाग्राम में, जो एक मेरा, मैं जो बात ही कर रहा था अभी किसी से, कि एक मेरा एक एक्टर की तरफ से मेरे कैरेक्टर को एक ट्रिब्यूट है जो मैं देना चाहता हूँ रॉबिन को। होगा ये। हाँ, एक छोटा सा है अपने इंस्टाग्राम के लिए, पर वो एक रॉबिन के लिए एक ट्रिब्यूट बना रहा हूँ मैं, जो अभी जल्द ही डालूंगा इंस्टाग्राम में। क्यों देना चाहता हूँ? क्योंकि वो एक स्पेशल है और लाइफ लॉन्ग स्पेशल रहेगा रॉबिन, आई थिंक हमेशा ही रहेगा। ये लाइन हमेशा रहेगी, ये भी ठीक है, उससे मेरी मतलब लिटरली एक आइडेंटिटी बन गई थी। लोगों ने मुझे टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स दी हैं, क्या नहीं, लोग चलते चलते मुझे, अगर मैं कहीं कानपुर में शूट कर रहा था या राजस्थान में था, अरे रॉबिन भैया ये भी ठीक है, मतलब वो हाउ आर यू के लिए मेरा वो लाइन ही वैसे बन गई थी कि हाय हेलो हाउ आर यू मेरे लिए था कि ये भी ठीक है। लाइफ लॉन्ग अब आपके साथ ही रहने वाला है, ये भी ठीक है। बट इट इज़ लवली, एंड मैं बस यही चाहूँगा कि ऐसा प्यार मिलता रहे। और आगे भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ऑलरेडी। अभी जैसे ये गोल्डन बाल लेके गुरु ही मुझे ने एक नए शो में, नए कहानी में एक हम लोग ढल रहे हैं, और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और नई दुनिया है। मिर्ज़ापुर जैसे पसंद आया था, ये भी पसंद आएगा। वो भी जरूर जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच प्रियांशु फॉर कमिंग, एंड आपने इतनी इनसाइट्स बताई, हमें काफ़ी मज़ा आया। एंड आई होप कि अगर आपके जो डायरेक्टर साहब हैं, अगर वो देखें तो कहीं ना कहीं से रॉबिन को फिर से जिंदा करे, मतलब 4th सीजन में भी हम रॉबिन को देख सकें। वो मैं आपका कांटेक्ट दे दूंगा उनको, आप तो मिल ही लेना उनसे ज़रूर, क्योंकि आप जो लिखोगे मेरा कैरेक्टर आई थिंक बेस्ट लिखोगे आगे। आप जिंदा कर ही देना किसी तरह। जरूर, मैं किसी ना किसी एंगल से रॉबिन को जरूर लाऊंगी। भले एक हाथ और एक आंखें नहीं होंगी, आंखें नहीं होंगी पर चलेगा, रॉबिन जिंदा हो जाएगा। यस, थैंक यू सो मच प्रियांशु फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली chatting with you. Hi, I'm Priyanshu Penyoli and you're watching me on Bollywood Now.